हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम फिर से नए विषय के साथ एक बार फिर से व्यंजन तथा उनके उच्चारण स्थान। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन के बारे में बताया था। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि व्यंजन हम किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एक वर्ण है क, ये क व्यंजन है। अब क के अंदर छिपा हुआ आ है। अब इस आ को हम निकाल देंगे तो यह हलंत का हो जाएगा। तो जो हलंत का है ये पूर्ण रूप से व्यंजन है और इसमें स्वर युक्त कर देते हैं, स्वर को हम मिला देते हैं तो ये क उच्चारित होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखित रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो क बोलते हैं। तो क बोलेंगे तो फिर इसमें आ मिल जाएगा, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। तो आज हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनको वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे का से लेकर माँ तक। अब का से लेकर माँ तक कैसे विभाजित किया गया है। क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया पहला वर्ग है क ख ग घ अंगा। दूसरा वर्ग है च छ ज झ इया। तीसरा वर्ग है ट ठ ड ढ अण। चौथा है त थ द ध न। और पांचवा वर्ग है प फ ब भ म। इस तरह से ये 5 वर्ग हैं, जिसका पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ अंग। तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। यह जो क वर्ग है 5 वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ मतलब हमारा जो गला है, हमारे जीभ और जीभ से थोड़ा अंदर से जाते हुए जो रास्ता है वो कंठ कहलाता है। ठीक है, कंठ को हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। अगर हम मुंह को खोलेंगे तो हमें कंठ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो काकल्य जो कौवा बना होता है उसके थोड़ा सा भीतर से कंठ होता है। अब उसके बाद देखिए ये क वर्ग जो है ये कंठ में आता है। अगला है च वर्ग। अब ये दूसरे नंबर का है च वर्ग। च वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है। तालु से। अब आप बोल के देखिए च छ ज झ इया। तो हमारी जो जीभ है, जिह्वा, ये कहाँ पर छू रही है। तालु में। जीभ के ऊपर का स्थान जो होता है वो तालु कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सब में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये सभी व्यंजन हैं। अगर हम इसका हलंत हटा देते तो यह स्वर युक्त हो जाता। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो आपको पता चला ना, चा का उच्चारण, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। अगला ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आप खुद ही उच्चारित करके देखिए। ट ठ ड ढ ण ड़ ढ। अब इसको हम उच्चारित कर रहे हैं तो हमारी जीभ जो है वो ऊपर जाकर मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है तो यह मूर्धा कहलाती है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान जो कहलाएगा वह है मूर्धा। ट वर्ग मूर्धा। ठीक है, अगला है त वर्ग। ये जो त वर्ग है इसका आप बोलकर देखिए एक बार। त थ द ध न। तो हमारी जो जीभ है, जीभ का जो अगला भाग है वो कहाँ छू रहा था।
दांतों में, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप बोलकर देख लिया करिए, आपको सब उच्चारण स्थान सारे वर्णों के पता चल जाएंगे, ठीक है। वैसे भी ये बहुत आसान तरीका है कि आप वर्ग के अनुसार उनका उच्चारण स्थान याद कर लीजिए और एक बार कोशिश करिए कि बोलकर देखें। बोलकर देखने से हमें कोई भी कंफ्यूजन जो होता है वो खत्म हो जाता है। अगला देखिए प वर्ग। ये जो प वर्ग है, प प देखिए प हम बोल रहे हैं तो हमारे होंठ, जो हमारे लिप्स हैं, जो हमारे ओंठ हैं, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? ओष्ठ। ठीक है, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये प वर्ग। और आप ये समझ लीजिए कि ये सारे जो व्यंजन हैं जो अभी आपने पढ़े, स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन आते हैं? 25। ये 25 कैसे होते हैं अब आप खुद ही काउंट कर लीजिए। क से लेकर प वाली लाइन तक 5 लाइंस होती हैं और पूरे सभी 5 लाइंस में हर लाइन में 5 वर्ण है, 5 वर्ण है। तो 5 का टेबल आप पढ़िए, 5 बार 25 आएगा, तो 5 5 जा 25। तो इसमें 25 वर्ण जो है वो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो स्पर्श व्यंजन है उसको हम कैसे कैसे समझेंगे? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपको पता है? जो वर्ण होते हैं उनको उच्चारित करते समय जो हमारे फेफड़ों से आने वाली जो वायु है वो हमारे मुख के भिन्न भिन्न भागों से स्पर्श करती हुई बाहर आती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो इन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो इनसे नहीं टकराती हुई बाहर आती हैं उनको अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श मतलब अवर्गीय। जैसे इसमें वर्ग थे और इसके आगे वाले जो व्यंजन आएंगे वो उस वर्गों में विभाजित नहीं होते हैं। देखिए ये अस्पर्श व्यंजन है। अस्पर्श मतलब जो स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते हैं। अब देखिए इसमें ये कौन कौन से हैं। ये है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आपने देखा होगा माँ के बाद क्या आता है? प फ ब भ म, य र ल व। अब ये य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ना ये स्वर में आते हैं ना ये व्यंजनों में आते हैं, तो ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु जो होती है वो तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्मी पैदा करती है। ठीक है, ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। अब ये देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों ही 4 होते हैं, तो 4 और 4 मिलाकर हो गए 8। ये आपके जो अस्पर्श व्यंजन है वो है 8। अस्पर्श व्यंजन को हम अवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अवर्गीय, ये ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम्स में कभी भी अस्पर्श व्यंजन पूछ लेगा और अवर्गीय व्यंजन पूछ लेगा। वर्गीय आप जानते हैं, स्पर्श व्यंजन जानते हैं, लेकिन अस्पर्श व्यंजन आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अस्पर्श व्यंजन वही होते हैं जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि वर्ग के अकॉर्डिंग आपको उच्चारण स्थान बताए गए थे। यहाँ पर आपको वर्णों के आधार पर बताया गया है। अब यहाँ देखिए किस तरह से ये जो वर्ण है य और श, ये कहाँ से इनका उच्चारण होता है? तालु से। य श। देखिए जीभा थोड़ा सा हमारे तालु में भी छुई और पूरी तरह से नहीं छुई है लेकिन छुई है, और इसमें ऊष्मा मतलब हवा रगड़ लगी है, तो ये ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हमारा तालु से
संबंधित है। अब देखिए र, र बोल के देखिए उच्चारित करके, और श, ये मूर्धन्य है। इसमें हमारी जीभ जो है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है ऊपर जाकर, ठीक है। मूर्धा किसको कौन कहलाता है? जो ऊपर जाके जीभ मुड़ जाती है उसको मूर्धा कहते हैं। दंत्य, दंत मीन्स होता है दांत, ठीक है। तो ला, 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 ला को बोलकर देखिए तो हमारी जीभ जो है वो दांत के पास आकर टकराती है। जब तक दांत को छुएगी नहीं तब तक हम ला नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही स, ये दंत है, ल और श, ल और स। अब देखिए कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ का मतलब है कंठ से भी बोलना है और ओष्ठ, ओष्ठ से भी, मतलब दोनों तरह से, दोनों जगह से ध्वनि निकल रही है, वो होती है कंठ ओष्ठ। काकल्य मीन्स आपको पता है? काकल्य मीन्स जो हमारे कंठ और जीभ के बीच का जो भाग है काकल्य, उसको बोलते हैं कौवा। जो हमारे देखिए जीभ के ऊपर थोड़ा सा अंदर जाके एक निकला निकला सा भाग होता है, तो वो होता है काकल्य, ठीक है। इसको कौवा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ से जो उच्चारित होता है वो होता है व और ह, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ जो है, कंठ और ओष्ठ से व ध्वनि निकलती है। जैसे व बोलिए तो व हमारे ओठ से भी निकल रही है, और होठों को मिलाने पर भी बोल रहे हैं, और गले के अंदर जो कंठ है वहाँ से भी ध्वनि आ रही है। और ये जो काकल्य है ये सिर्फ हा का है, ठीक है। कंठोष्ठ व, ये व का है, और काकल्य जो है वो हा का है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने बहुत सरल तरीके से ये समझाने की कोशिश की है। अगर यह जो वर्ण विचार है, जो आपका व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज। चलिए अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।